वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम क्लास 7th की इस वीडियो में एसएसटी की बात करेंगे। देखिए, एसएसटी में पाठ संख्या 9 चल रहा था हमारा और हम पढ़ रहे थे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, हमने बात की थी लास्ट के वीडियो में कि राजपूत और शूरवीरता की जो परंपराएं हैं वो किस प्रकार राजस्थान के अंदर या अन्य स्थानों पर रहती हैं। उनकी अपनी संस्कृति, अपनी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। आज बात करेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में कि जो कथक नृत्य की जो कहानी है वो क्या है। तो हेडिंग हो जाएगी क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि कथक नृत्य आखिर क्या है और किस प्रकार से इसकी जो बातें हैं, विशेषताएं हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। तो आप सभी जानते हैं कि जो शूरवीरता की जो परंपराएं हैं वो अलग अलग रूपों में मिलती हैं। नृत्य भी एक ऐसा विषय है जिसमें हमें अलग अलग प्रकार की शैली मिलती हैं। अगर नृत्य की शैली है उसको नृत्य शैली कहते हैं। मतलब नाचने का जो तरीका होता है उस तरीके को नृत्य शैली कहते हैं। नाचने का तरीका को नृत्य शैली कहते हैं। नृत्य यानी नाचना। तो नृत्य करने की जो शैली है या नृत्य करने का जो तरीका है वो नृत्य शैली है। तो ये जो नृत्य शैली है वो उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी हुई है। नृत्य शैली भारत के जो उत्तरी राज्य हैं, उत्तर भाग वाले, वहाँ पर अनेक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। और बात करें कि कथक जो शब्द आया है आपके सामने, कथक, अगर उस कथक की बात करें तो इस शब्द का मतलब होता है कथा से। कथक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? कथा से निकला हुआ है। इसका प्रयोग हम संस्कृत और अन्य भाषा की कहानी के लिए करते हैं। कथा का मतलब होता है कहानी। ठीक है, कथा का मतलब क्या होता है? कहानी। हम इस कहानी से जुड़ी हुई चीज़ों को हम देखते हैं कथा में, और अलग अलग भाषाओं में या संस्कृत में हम कथा शब्द का प्रयोग कहानी के लिए करते हैं। आप सभी जानते हो। कथक मूल रूप से देखें तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उसमें जो कहानी सुनाने वालों की जो एक जाति होती है उसे हम कथक कहते हैं। या ये कथाकार अपने भाव संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत करते हैं। तो जो कथक शब्द हैं वो कथा से निकला हुआ है। और आपको बता दें कि उत्तर भारत में जो मंदिर है उस मंदिर में ऐसे लोग जो कहानी या जो कथा सुनाते हैं, उत्तर भारत में जो मंदिर हैं उसमें कहानी सुनाने वालों की एक जो जाति है उस शब्द से निकला हुआ है। उस शब्द का मतलब होता है कथक। तो मैं कथक शब्द के मूल अर्थ की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में जो मंदिर है उन मंदिरों में जो कहानी सुनाने वाला है वो कथक शब्द से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखेंगे आप। और ये जो कथाकार होते हैं, कथक वाले, ये जो कथाकार होते हैं, कथा कहने वाले, ये अपने हाव भाव से, जिससे शरीर के अंग प्रत्यंग और हाव भाव से, इसके साथ में संगीत से किसी भी कहानी को, कथा को वो आराम से समझा सकते हैं, उसको अलंकृत कर सकते हैं, उस कथा का वाचन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? हाव भाव के माध्यम से और संगीत के माध्यम से। तो मैंने आपको बताया कि मंदिरों के अंदर जो कथा सुनाने वाले कथाकार हैं वो अपने हाव भाव और संगीत के साथ में अब किसी कथा का वाचन कर सकते हैं, उसको आराम से समझा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आगे बात करें तो जो 15वीं
और जो 16वीं शताब्दियाँ हैं उसमें जब भक्ति आंदोलन बढ़ा आगे, भक्ति आंदोलन नहीं, भक्ति करने पर जोर देने की जो बातें हैं उस समय अगर आगे बढ़ी, लोगों को बताने लगा कि आपको भक्ति करो मोक्ष प्राप्ति के लिए, इस प्रकार की जो आंदोलन वाली जो बातें आती हैं यहाँ, वो आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपसे कहा कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में जो भक्ति आंदोलन के जो प्रसार के साथ साथ में हमें उस समय कथक जो नृत्य शैली है उसका भी रूप धारण करने वाली जो विशिष्ट राधा शक्तियाँ हैं, विशिष्ट जो नृत्य शैली है वो आगे बढ़ रही थी। तो जब भक्ति आंदोलन आगे बढ़ रहा था 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो उस समय जो कथक है, कथक की जो नृत्य शैली है वो भी उस समय विशेषकर आगे बढ़ रही थी। अगर बात करें तो जो राधा कृष्ण है, राधा और कृष्ण, इनके जीवन से जुड़ी हुई या इनकी जो पौराणिक कहानियाँ हैं उसको क्या किया जाता था इस कथक के अंदर नाटक के रूप में, लोक नाटक यानी लोगों के नृत्य में लोक नाटक के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता था। तो मैंने आपको बताया कि राधा कृष्ण की जो कहानियाँ हैं, पौराणिक आख्यान कहानियाँ हैं, उनको लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। और जब राधा कृष्ण की कहानियों को जब लोक नृत्य या लोक नाट्य में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम कहते हैं रास लीला। क्या कहते हैं? रास लीला। और जब रास लीला में जो लोक नृत्य के साथ कथाकार के मूल भाव या हाव भाव भी जुड़े होते हैं, तो जो रास लीला होती है उसमें जो पूरी जो कथाकार हैं, जो कथा सुनाने वाले हैं, वो जो कथक हैं वो अपने नृत्य तरीके के साथ में, लोक नृत्य के साथ में, उस रास लीला में लोक नृत्य के साथ में जो कथक हैं वो कथाकार के या कथक जो कथाकार हैं वो अपने मूल भाव से भी इस रास लीला को जोड़े बनाए रखता है, उसको साथ में समझाता रहता है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। अगर आगे बात करें कि जो मुग़ल बादशाह हैं, जितने भी मुग़ल बादशाह हुए, इसके अलावा उनके जो अभिजातों के जो शासनकाल में जो कथक नृत्यकार थे, अगर उनको हम देखें तो वो अपने राज दरबार में हमेशा प्रस्तुत क्या करते थे। तो जो मुग़ल बादशाह हैं वो लोग क्या करते थे कि अपने दरबार में उन कथक कथाकारों को दरबार में प्रस्तुत करते थे। और जहाँ इस नृत्य ने, अगर बात करूँ वर्तमान समय में, कि जहाँ इस नृत्य ने वर्तमान में अपनी खुद की एक विशेषता प्रकट की है और वर्तमान समय में जो कथक नृत्य शैली है एक विशिष्ट रूप से उभर कर आई है और आगे चल करके यहाँ की जो परंपराएं हैं वो दो मुख्य रूपों में अलग अलग होती गई। ठीक है, तो एक तो हैं दो परंपराएं, मतलब एक तो घरानों में जो ये शैली है वो फूला फली या फूला फला। तो मैंने आपको कहा कि घराना, तो कथक शैली आगे बढ़ने के लिए घराना का बड़ा महत्व रहा और उनकी विशेषता आती हैं। तो राजस्थान में जो जयपुर हैं, उस जयपुर के जो दरबार हैं, राजस्थान के अंदर जो जयपुर हैं, उस जयपुर के अंदर जो दरबार हैं, राज दरबार थे। इसके अलावा लखनऊ में भी इस प्रकार की हमें कथक शैली दिखाई देती हैं। तो इसकी दो परंपराएं थी, दो अलग अलग घरानों में आगे बढ़ी, तो लखनऊ और एक जयपुर। लखनऊ यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो वहाँ पर भी कथक नृत्य शैली आगे बढ़ी और आपको ध्यान रखना है कि जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में भी कथक शैली आगे बढ़ी। अवध के जो अंतिम नवाब थे, अवध के जो नवाबों की श्रेणी देखते हैं तो उनके जो अंतिम नवाब थे, जिनका नाम ज़रूर आप याद कर सकते हो, उनका नाम था वाजिद अली। अवध के अंतिम जो नवाब वाजिद अली हैं, उनके संरक्षण में भी ये कला आगे बढ़ी, उनको भी संरक्षण मिला इस कला को, इस शैली को। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से राजा महाराजाओं के दरबारों में इस प्रकार की शैलियाँ आगे बढ़ती गई।
फिर बात करें कि 1850 से 1875 के दौरान जो नृत्य शैली हैं उसमें भी इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि धीरे धीरे जो दो क्षेत्र बताए मैंने, लखनऊ और जयपुर, 1850-75 के बाद में ध्यान रखना है कि केवल इन दोनों क्षेत्रों के अंदर भी नहीं बल्कि भारत के अनेक राज्यों में धीरे धीरे ये शैली, नृत्य शैली आगे बढ़ी। जैसे वर्तमान समय में देखें तो ये नृत्य शैली है वो पंजाब के अंदर भी आगे बढ़ी, ठीक है, हरियाणा है उसके अंदर भी आगे बढ़ी, हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर भी आगे बढ़ी, और इसके अलावा मध्य प्रदेश हैं, बिहार हैं, वो सब के अंदर हमें, एमपी यानी मध्य प्रदेश, उन सब के अंदर हमें ये कथक शैली दिखाई देती हैं। इन स्थानों पर भी इसका संरक्षण हुआ और आगे बढ़ती गई, ठीक है। इसकी जो प्रस्तुति है उसमें क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता है। ये जो नृत्य शैली है कथक वाली, इसमें प्रत्येक चीज़ को आराम से समझाना और पद संचालन, पैरों के माध्यम से संचालन करना, पद के हाव भाव बताना, सही ढंग से बात करें तो वेशभूषा पहनना, कहानियों की प्रस्तुति करना, अभिनय यानी नाटक वगैरह वो भी करना, सारी चीज़ें इस पर ध्यान दी जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। कथक शैली को जिस प्रकार बाकी शैलियों को नापसंद किया, उसी प्रकार ब्रिटिश जो सरकार थे उन्होंने, अंग्रेज है, उन्होंने इस शैली को नापसंद किया। फिर भी ये जीवित बची रही, और जीवित रहने का जो पीछे वजह है वो है गणिकाओं द्वारा इसको पेश किया जा रहा था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। जो 6 शास्त्रीय नृत्य है उसमें भी कथक को जगह मिल गई, ये बड़ी विशेषता वाली बात है, ठीक है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य क्या है, उसकी हम विस्तार से बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य, देखो अगर उस रूप को या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक से होता है। कोई भी काम की या नृत्य की ऐसी शैली या ऐसा काम का रूप, ऐसी शैली जो किसी धार्मिक से जुड़ी होती है उसे शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय हम कह सकते हैं कि ऐसा नृत्य जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो जो धार्मिक हो वो शास्त्रीय होता है, जो शास्त्रों से जुड़ा हुआ है वो शास्त्रीय होता है। क्योंकि देखो जो धर्म से जुड़ा हुआ शास्त्रीय तो है, क्या हम इस शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी आध्यात्मिक कौशल की आवश्यकता होती है, या इसको सीखने के लिए शास्त्रीय नृत्य को या शास्त्रीय चीज़ों को सीखने के लिए एक लंबे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है क्या? इसलिए हम अगर देखते हैं तो शास्त्रीय संगीत एक लंबे दौर से चला आ रहा है, और ये शास्त्रीय संगीत है दरअसल वो नियमों पर निर्भर करता है कि नियमों के अकॉर्डिंग इसमें काम होता है। इसमें जो प्रस्तुतिकरण होता है, इसमें जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो नियमों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कोई जैसे नृत्य है तो नृत्यों में नियम के अकॉर्डिंग नृत्य किया जाए तो वह शास्त्रीय नृत्य में शामिल होगा। और हम भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे नृत्य रूप हैं जिन्हें हम लोक नृत्य कहते हैं, और वे विशेषताएं पाई जाती हैं उनके अंदर। अगर हम बात करें तो शास्त्रीय रूपों का भी अपना एक विशेषता रहती है, और कला की सृष्टि से शास्त्रीय संगीत हमेशा आगे बढ़े हैं, या शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय जो चीज़ें हैं वो धार्मिकताओं को जुड़े हुए बनाए रखती हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे अगर हम बात करें कि ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं जिन्हें हम शास्त्रीय संगीत मानते हैं, तो और कौन कौन से हैं, तो एक तो हैं, हम बात करें तो भरतनाट्य है, जो भरतनाट्य जो तमिलनाडु का है वो भी शास्त्रीय नृत्यों में से शामिल है। इसके अलावा जो कथाकली है, कथाकली केरल का है, वो भी शास्त्रीय नृत्यों में से है।
इसके अलावा जो ओडिसी है उड़ीसा का, वो भी शास्त्रीय नृत्यों में से है। और जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी, वो भी आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखना आपको, उसी में शामिल है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है। अगर और बात करें तो मणिपुरी, आप याद करेंगे जो मणिपुरी है मणिपुर का, वो भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। और छठवा मैंने बता दिया आपको कथक, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के महत्वपूर्ण में से स्थानों में से है। तो मैंने आपको बताया कि भरतनाट्य जो नृत्य शैली है, ये सब नृत्य तरीके हैं, नृत्य शैली है, इन सभी नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य माना गया है। ये जो नृत्य लिखे हैं आपको याद करना है कि सब शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्य है, कथाकली है, ओडिसी उड़ीसा में, कथाकली केरल में, भरत तमिलनाडु के अंदर। और अगर बात करें कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। मेरे हिसाब से ओडिसी तो आप उड़ीसा में याद कर सकते हो और मणिपुरी मणिपुर का। याद आपको भरतनाट्य करना है, भरत जो नाट्य है वो तमिलनाडु का है, कथाकथी या कथाकली जो है वो केरल का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं चित्रकला की। हमने नृत्य की बात कर ली, अब बात करते हैं चित्रकला की। किस प्रकार संरक्षणों के लिए चित्रकला या लघु चित्र परंपरा किस प्रकार आगे बढ़ी, उसकी बात करते हैं। तो टॉपिक हमारा होगा संरक्षकों के लिए चित्रकला। इसमें पढ़ेंगे हम लघु चित्रों की परंपरा, लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र का मतलब क्या होता है? छोटे चित्र बनाना। लघु का मतलब होता है छोटा। तो जो स्मॉल ड्राइंग बनती हैं, छोटे चित्र बनते हैं, उन्हें लघु चित्र परंपरा कहते हैं। ऐसी परंपरा जिसमें छोटे चित्र बनाए जाते हैं वो लघु चित्र परंपरा है। और जो संरक्षण देने वाले हैं, किसी की रक्षा करने वाले हैं, उन्होंने चित्रकला की किस प्रकार से रक्षा की, चित्रकला को किस प्रकार आगे बढ़ाया, चित्रकला के कलाकारों को किस प्रकार, चित्रकारों को किस प्रकार आगे दरबारों में महत्व मिला, उस सब की हम बात करेंगे। तो चित्र बनाने की जो कला है, ड्राइंग बनाने की, पेंटिंग बनाने की जो कला है, वो आपको ध्यान रखना है कि चित्रकला है। ठीक है, चाहे स्केच हो या ड्राइंग हो या पेंटिंग, वो जो बनाने की जो कला है वो चित्रकला में शामिल होगी। ठीक है, तो लघु चित्र का मतलब हुआ कि छोटे आकार के जो चित्र होते हैं उनको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, लघु चित्र परंपरा में शामिल किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो एक बात तो ये आप याद करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि जो अलग अलग परंपराएं थी उसमें हम लघु चित्रों की बात करें तो जो छोटे प्रकार के चित्र होते हैं उन्हें लघु चित्र कहते हैं। और जो छोटे प्रकार के जो लघु चित्र हैं उन्हें आम तौर पर देखा जाता है कि उन्हें जल रंग से बनाया जाता है। किस रंगों से? ऐसे कलर जिसमें पानी मिलाकर कलर किया जाता है। कुछ ऐसे कलर होते हैं जिसमें पानी मिलाकर किया जाता है और जल रंग होते हैं। तेल मिलाकर किया जाता है और तेल रंग होते हैं। तो जल रंगों से आमतौर पर चित्र बने हैं। और चित्र कहाँ बनाए जाते थे? कपड़े पर, कागज़ पर। ठीक है, तो लघु चित्र क्या होते हैं? ऐसे छोटे चित्र जो जल रंग से बनाए जाते थे, जो जल रंग से वो कपड़े या कागज़ पर बनाए जाते थे। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम पुराने समय के लघु चित्रों की बात करें, प्राचीन समय के हम अगर लघु चित्रों की बात करें तो ध्यान रखना है कि लघु चित्रों में उस समय जो तालपत्र थे, तालपत्र यानी किसी धातु के जो पत्र थे, वो लकड़ी की जो तख्तियाँ थी, इस प्रकार की लकड़ी की जो तख्तियाँ थी, लकड़ी की ऐसे पाटी नुमा, उन पर भी चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, उन पर भी लघु चित्र बनाए गए पुराने समय में।
फिर पुराने समय में कागज़ वगैरह तो थे नहीं, तो फिर कहाँ बनाए गए, फिर उन लकड़ियों पर भी चित्र बनाए जाते थे उस समय। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सर्वाधिक सुंदर चित्र हैं वो पश्चिम भारत में पाए गए हैं। अगर हम चित्रों की बात करें कि सुंदर सुंदर चित्र कहाँ मिले हैं, तो जो पश्चिम भारत हैं, जैसे गुजरात हो या राजस्थान हो, उस पश्चिम भारत के अंदर जो जैन धर्मों पर या जो जैन ग्रंथ के ऊपर चित्र बने हैं, जो जैन ग्रंथों को चित्रित किया है, वो बड़े सुंदर रूप से बने हैं। तो जैन ग्रंथों को जब चित्रित किया गया है तो वो ध्यान रखना है कि इसमें शामिल हैं जैन ग्रंथों को। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, आराम से याद हो जाएगी कि सुंदर चित्र जैन ग्रंथों में शामिल किया गया है। तो पश्चिमी भारत के अंदर जो जैन ग्रंथ थे उनको जब चित्रित किया गया तो बड़ी सुंदरता के साथ में किया गया। उनको लकड़ी के इस प्रकार तख्तियाँ होती हैं, पाटियाँ वगैरह, उन पर बनाए गए। लोहे की जो चादरें हैं, तालपत्र हैं, उस पर भी चित्र बनाए गए। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि महत्वपूर्ण बात कौन सी है। बात करें मुग़ल बादशाह हैं, जो मुग़ल बादशाह हैं, मुग़ल की बात करें तो अलग अलग मुग़ल बादशाह हुए, जिसमें अकबर हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें मुग़ल बादशाहों की तो आपको श्रेणी पता होगी, हमने पढ़ा भी है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो उन सब ने चित्रकला पर विशेष ध्यान दिया। अकबर और जहांगीर और शाहजहाँ का नाम विशेष कर आता है। इन्होंने अपने दरबार में चित्रकारों को संरक्षण दिया, ठीक है, और उन्होंने चित्रकारों को प्रोत्साहन किया कि आप चित्र बनाओ, और इन चित्रकारों ने चित्र भी बनाए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन समय में जो लोग चित्र बनाते थे या जो काव्य हैं, जो इतिहास है, वो उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो पांडुलिपियों पर अक्सर बनाई जाती थी। और पांडुलिपियों पर अगर देखें तो आमतौर पर चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, गहरे चटक रंग जो ज़्यादा चमकीले होते हैं। और उनमें जो दरबार के दृश्य हैं, लड़ाई है, शिकार के दृश्य हैं, सामाजिक जीवन से जुड़े हुए चित्र उसमें मिलते थे। तो जो पांडुलिपियों पर जो चित्र बनाए हैं, जिसमें एक तो दरबार के दृश्य का मतलब ये हुआ कि जिसमें दरबारी किस प्रकार राजा वगैरह बैठे हैं, मंत्री, उस प्रकार के चित्र बनाए हैं। लड़ाई करते हुए जानवर हैं, उनके चित्र बनाए हैं। शिकार का दृश्य कि राजा महाराज शिकार करते हुए दृश्य बनाया हुआ है। सामाजिक जीवन से भी जुड़े हुए चित्र बनाए हैं। सामाजिक जीवन का मतलब ये हुआ कि समाज में लोग आते जाते हैं, बैठते हुए, इस प्रकार से जुड़े हुए चित्र भी हमें उस समय मिलते हैं। और जो बढ़िया चित्र बनाता था उस समय तो मुग़ल बादशाह उनको इनाम देता था, ठीक है, उपहार उनको मिलता था आमतौर पर, और वो चित्र हमेशा आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहते थे। और अलग अलग प्रकार द्वारा अलग अलग चीज़ों से माध्यम का प्रयोग करके चित्र बनाए गए हैं, और वो भी आपको ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से चित्रों को महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है वो भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। तो ये सारी बातें चित्रकला में ध्यान रखनी है आपको। और आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।